आज हम एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें बोला गया है कि 4 टू दी पावर n, अगर n कोई भी नेचुरल नंबर हो, n कोई भी नेचुरल नंबर हो 4 टू दी पावर n, मैं इसमें कोई भी नेचुरल नंबर अगर अप्लाई करूं तो क्या ये एक ऐसे नंबर में n होगा जिसकी यूनिट प्लेस में 0 हो? ओके, यहां पर हमें बोला चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू फॉर n कोई भी वैल्यू हो, मैं n की जगह पर कोई भी वैल्यू ले लूं तो फिर क्या ये जो नंबर है वो 0 में एंड होगा? ऐसा सवाल पूछा। तो एक चीज देखो, कोई भी नंबर, जैसे कि सपोज मैं एक नंबर लेता हूं 2 into 3 into 7 into एनीथिंग, मैं ये नंबर लेता हूं, क्या मैं इसे मल्टीप्लाई करूं तो लास्ट में 0 आएगा? नहीं आएगा। ठीक है, कितने आएंगे इसमें? 42। अच्छा, क्या मैं 5 into 3 into 1 लूं, क्या ये आएगा? 0 में एंड होगा लास्ट में? नहीं होगा। ये कितने आएंगे? 15 होगा। अच्छा, क्या 5 into 7 into 2 ये 0 में एंड होगा? हाँ, तो कितने आ जाएंगे? 70। अच्छा, 3 into 2 into 5, क्या ये नंबर 0 में एंड होगा? हाँ, कितने आएंगे? ये 30 0 में एंड हो रहे हैं। अच्छा, 0 में दो नंबर एंड हो रहे हैं, एक ये और एक ये दोनों नंबर 0 में एंड हो रहे हैं, बाकी ये नंबर और ये नंबर नहीं हो रहे। तो आप इन दोनों में चेक करो, कोई सिमिलरिटी आपको दिख रहा है? ये मैंने जो फैक्टर्स यूज किए इनमें कोई सिमिलरिटी है? क्या सिमिलरिटी? 5 और 2 का होना। 5 और 2 अगर हो तो हमें 10 मिलता है। चलो 5 और 2 के साथ हम कुछ और ट्राई करके देखते कि सचमुच में 5 और 2 होने से 0 आता है कि। जैसे हम लोगों ने ले लिया 3 ले लिया, हम लोगों ने 7 ले लिया, हम लोगों ने और ले लिया 11 ले लो, और साथ में 2 और 5 लेके देखते हैं। ठीक है, तो ये कितने आ रहे हैं? 7 3 21, 21, 11 2 31, 2 31, और साथ में 2 5 10, तो 10 मल्टीप्लाई करने से 231, मतलब 2310। हाँ, आ रहा है ना? इसका मतलब किसी को भी लास्ट में अगर 0 चाहिए तो उसके फैक्टर्स में इनका होना जरूरी है। अगर इनमें से कोई भी एक मिसिंग हो, यहाँ ट्राई करते हैं। देखो, एक मिसिंग है, हमें 2 और 5 चाहिए, यहाँ 2 तो है 5 नहीं है। हमें 2 और 5 चाहिए, यहाँ 5 तो है 2 नहीं है। मतलब 2 और 5 दोनों होना जरूरी है अगर आप 0 में एंड करना चाहते हो। अगर 2 या 5 में से कोई एक मिसिंग हो तो भी वो 0 नहीं ला सकेगा। तो हमें हमेशा उसके फैक्टराइजेशन में इन दोनों का प्रेजेंस चाहिए। अगर ये हमें नहीं मिला तो 0 में एंड नहीं होगा। अच्छा, इनका कहना है ये पावर में। ओके, अभी पावर कैसे वर्क करता है 0 लाने में, मैं दिखाता हूं। देखो, 0 लाने में एक्चुअली पावर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ठीक है, एक्चुअली बेस में जो नंबर्स होते हैं उसके फैक्टराइजेशन में हमें 2 और 5 चाहिए। पावर में आप कुछ भी ले लो, पावर में जैसे 4 के ऊपर मैं पावर 0 ले लूं तो मेरे को 4 टू दी पावर 0 1 होता है। आप लोग जानते हो कि पावर 0 हमेशा किसी भी नंबर पे लगा दे हमें हमेशा 1 ही मिलेगा, है ना? मैं पावर में 5 लगा दूं तो भी मेरे को 0 नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, मैं समझाता हूं। अच्छा, 5 का मतलब क्या है? 5 का मतलब है मैं 4 को ही तो बार बार रिपीट करूंगा, है ना? 4 को ही बार बार रिपीट करूंगा। 4 को जितनी बार ही रिपीट करूंगा उतने में अंदर 5 तो नहीं आ जाएंगे। 4 रिपीट होगा, 5 लिखा मैंने, 4 5 बार आएंगे, बट इसका मतलब ये नहीं कि अंदर से कई बार 5 आ जाएगा, है ना? क्योंकि जब तक मुझे 2 और 5 ना मिले तब तक 10 तो बनेगा नहीं, है ना? यहां मैं 4 टू दी पावर 5 लिखा तो 4 जो है बार बार रिपीट हो जाएगा। हर एक 4 में हमें 2 मिलता है। यहाँ 2 बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन मैं जितनी बार भी लिखूं, 1000 बार मैं 4 को लिख दूं, मेरे को 5 नहीं मिल पाएंगे उसके अंदर। इसलिए पावर का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता 2 और 5 लाने के लिए। अभी सपोज एक नंबर है 5 में मैं पावर 2 लगा देता हूं, इसका मतलब ये भी नहीं कि इसमें भी 0 आएगा। इसका मतलब है 5 into 5 में 2 बार लिखूंगा, मेरे को 5 मिल रहा है बट 2 नहीं मिल रहा। मैं किसी भी नंबर पे, जैसे 4 है, मैं 2 दी पावर 10 लगा दूं तो भी मुझे 0 नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसका मतलब है मैं 4 10 बार लिखूंगा, 10 टाइम्स। मैं 4 10 टाइम्स लिखूंगा ऐसे, तो 10 टाइम्स लिखो या 1000 टाइम्स लिखो 4 ही मिलेंगे मेरे को, उतने बार मिलेंगे 4।
लेकिन उसके वजह से मुझे 5 नहीं मिल पाएगा वहां पर। और जब तक मैं 5 और 2 कंबाइन कहीं पर कलेक्ट ना कर पाऊं, मेरे को 0 में वो n नंबर एंड होता हुआ नहीं मिलेगा। ओके, क्लियर ये बात? तो अब हमें देखना है यहां पर, जैसे हमने अभी देखा कोई भी नंबर को 0 में एंड करना है तो उसमें 2 और 5 का होना जरूरी है। हमें 4 में ये चीज नहीं मिल रहा, तो हम क्या बोलेंगे, 4 टू द पावर n, n के किसी भी पावर की वजह से, मतलब ये n कोई भी वैल्यू हम ले लें, हमें 0 में एंड होता हुआ नहीं मिलेगा। ओके, मैं इसको आपको फॉर्मेट में एक बार करके दिखाता हूं। If the number 4 to the power n for any n where to end with the digit 0, then the factorization of 4 to the power n should contain should contain 2 and 5 as its factors. Okay, but factorization of 4 to the power n equals 2 to the power या फिर 2 into 2 with power n, दोनों पे मैं लिख सकता हूं। ओके, where 5 is missing, 5 is missing, सही है। हमें क्या बोला, फैक्टर्स में हमें क्या क्या चाहिए, फैक्टर्स में हमें 2 और 5 की जरूरत है, बट 4 टू दी पावर n का जो फैक्टराइजेशन है उसमें सिर्फ 2 ही आ रहा है, लेकिन उसमें 5 मिसिंग है, तो हम क्या बोलेंगे, therefore 4 टू दी पावर n cannot end with the digit 0। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन अगर थोड़ा चेंज होके आ जाए, सपोज क्वेश्चन आ जाए 8 टू दी पावर n, या फिर क्वेश्चन आ जाए 5 टू दी पावर n, या फिर सिमिलरली क्वेश्चन आ जाए 6 टू दी पावर n, तो किसी भी क्वेश्चन में आप देख लो उसमें आपको 0 नहीं मिलेगा। अगर 5 टू दी पावर n आ जाए तो आप n में कोई भी पावर डालो, उसकी वजह से 5 बार बार रिपीट होगा, लेकिन 5 बार बार रिपीट होने से उसमें 2 तो नहीं आएगा, क्योंकि 5 के साथ जब तक 2 नहीं आएगा आपको 0 नहीं मिल पाएगा। आप यहाँ पे 6 टू दी पावर n ले लो, हाँ, आप इसको रिपीट करोगे आपको बार बार 6 मिलेगा। 6 का मतलब क्या है, 3 और 2 मिलना, मतलब बार बार आपको 3 और 2 मिलेगा। आप कोई भी पावर ले लो, आपको 3 और 2 बार बार मिलेगा, लेकिन 3 और 2 रिपीटेशन की वजह से उसमें 5 तो नहीं आ जाएगा, तो 5 की कमी है वहां पर, तो ये भी 0 में एंड नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा नंबर हो 10 टू दी पावर n, इसके बेस को देखो, है ना, मैं इसको अगर फैक्टराइज करें तो हमें 2 मिलेगा और 5 मिलेगा। इसमें 2 और 5 दोनों नंबर यहाँ पर मौजूद है, तो ऐसे टाइप के नंबर अगर आए जिसमें ऑलरेडी दोनों मौजूद है और आप इसमें पावर पुट कर रहे हो, कोई भी पावर पुट कर रहे हो, कुछ भी पावर पुट करो, हमें 10 मिलेगा ही मिलेगा, है ना। मैं इसमें 30 पुट कर दूं तो भी मेरे को मिलेगा, मैं इसमें 40 पुट कर दूं तो भी मिलेगा मेरे को, मैं इसमें 90 पुट करूं तो भी मेरे को मिलेगा। मतलब जबकि इसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 पहले से ही मौजूद है, तो पावर डालने की वजह से वो 2 और 5 बार बार रिपीट होंगे। देखो, रिपीट हो चाहे ना हो, मेरे को 0 मिलेगा जरूर।
ओके, क्लियर ये बात। तो रिपीटेशन की वजह से या पावर कुछ भी आप अप्लाई करने से अगर मेरे को 0 चाहिए तो उसमें पहले से ही 2 और 5 होना जरूरी है। इसमें पावर का एक्चुअली कोई रोल होता नहीं है, पावर 0 आता है बेस की वजह से। बेस में ये 2 फैक्टर का होना जरूरी है, 2 और 5। अगर ये 2 नंबर पहले से उसमें रहेंगे तो 0 आएगा। क्लियर ये चीज। अब मैं आप लोगों को सिखाता हूं कुछ इरेशनल नंबर्स प्रूव करना। जैसे हम लोगों ने तो पढ़ लिया था कि भाई √2, √3, √5 ये सब इरेशनल नंबर्स है, ठीक है। मैंने आपको ये बनाना भी सिखा दिया था कि अगर हम लोग नेचुरल नंबर ले लें, मैंने अगर नेचुरल नंबर ले लिया तो उन नेचुरल नंबर से अगर हम परफेक्ट स्क्वायर्स को हटा दे, 1 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, उसे हटा देते, 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर हटा देते, 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर हटा देते, उसके बाद जो जो नंबर्स बच गया उनपे अगर मैं रूट अप्लाई कर देता हूं तो वो इरेशनल नंबर बन जाएगा। ये तो हम लोग ओरली देख लिया था। अब हम इसका प्रूफ भी देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी इनका प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसका एंटी रूल्स, क्योंकि नंबर्स या तो रैशनल होंगे या तो इरेशनल होगा, उसके अलावा तो कुछ नहीं होगा, है ना। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा स्टोरी हम देखते हैं। मान लो एक गेम्स टीचर है, वो गेम्स टीचर शाम के वक्त ठीक 4 बजे 2 जगह हो सकता है, या तो फुटबॉल ग्राउंड में या तो जिम में, ठीक है। तो आप उनको ढूंढने के लिए गए, आप फुटबॉल ग्राउंड गए ठीक 4 बजे, लेकिन जाके देखा वहां पे कोई नहीं था, ठीक है। तो आपको पता चला कि गेम्स टीचर कहां पर है। फिर फुटबॉल ग्राउंड में तो नहीं है, तो आपको पता चला वो कहां पर है, जिम। आपने देखा तो नहीं, जिम तो गए भी नहीं, आप फील्ड में खड़े हो अभी, लेकिन आपको पता चल गया क्योंकि उस वक्त फुटबॉल गेम्स टीचर का 2 जगह होना कंफर्म है, या तो ग्राउंड में या तो जिम में। तो आप गए ग्राउंड में, मिले नहीं, इसका कंफर्मेशन हो जाता है कि वो जरूर जिम खाने में होंगे। समझ में आ गया। तो ये कंसेप्ट ऐसा है कि कोई भी नंबर या तो रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। अगर मैं उसको रैशनल में ढूंढता और वो नंबर मेरे को मिलता नहीं है, इसका मतलब वो जरूर इरेशनल की कैटेगरी में मुझे मिलेगा। हमें इस मेथड को बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड, कंट्राडिक्टरी मेथड बोलते हैं। तो हम कोई भी नंबर को रैशनल की प्रॉपर्टीज यूज करके चेक करेंगे कि उन प्रॉपर्टी में वो नंबर सेट होता है कि नहीं। अगर वो नंबर वहां सेट नहीं होगा तो हम बोलेंगे कि वो इस कैटेगरी से बिलोंग नहीं करता, और ये बात प्रूव करता है कि वो फिर दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करेगा। ओके, अच्छा, मैं इन सबको इरेशनल प्रूफ करने के लिए मैं इनको रैशनल में ढूंढूंगा। मैं रैशनल के सारे प्रॉपर्टीज जैसे कि P/Q होना, जिसमें और बात है कि Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड, P and Q आर इंटीजर्स। थर्ड, P and Q आर को-प्राइम्स। मैं कुछ भी प्रॉपर्टीज चेक करूंगा, अगर कोई पर्टिकुलर नंबर इनमें से कोई प्रॉपर्टीज को डिनाई करता है, वो उसमें फिट नहीं होता, तो मैं उस नंबर को रैशनल की कैटेगरी में नहीं मान सकता। मैं बोलूंगा वो यहां नहीं है, और जैसे ही मेरे को पता चल जाएगा कि वो रैशनल में नहीं है, तो ये बात इस बात को प्रूफ करता है कि वो रैशनल नहीं इरेशनल है। तो हम इस तरीके से इन नंबर्स को इरेशनल प्रूफ करेंगे। बस आप इन प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखो कि रैशनल के लिए क्या क्या प्रॉपर्टीज होना जरूरी है। कोई भी नंबर जो P/Q फॉर्म में होता है और उसका Q 0 नहीं होता है, वो रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर P and Q हमेशा इंटीजर्स होने चाहिए। रैशनल नंबर में P and Q हमेशा को-प्राइम होने चाहिए। ओके, ये सब प्रॉपर्टीज है। जैसे कि हम सबसे पहले √2 ले लेते हैं। हमें प्रूफ करना है, prove that √2 is an irrational number। हमें ये बात यहां पे प्रूव करना है कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले से कहां ढूंढेंगे, रैशनल में ढूंढेंगे। अगर ये रैशनल में नहीं मिला तो हम इरेशनल मान लेंगे इसे, ठीक है। तो पहले हम इसे रैशनल में ढूंढे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, हम उसे रैशनल में क्यों ढूंढते हैं? क्योंकि हम लोग रैशनल के प्रॉपर्टीज को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। रैशनल की प्रॉपर्टीज को समझना आसान है, रैशनल की प्रॉपर्टीज वेल डिफाइंड है।
इसलिए हम लोग उस चीज को अच्छी तरह से स्टडी कर सकते हैं। देखो आप कोई भी चीज जब अच्छी तरह से समझते हो, जानते हो, तो आप वो चीज करना ज्यादा पसंद करते हो। लेकिन एक ऐसा कंसेप्ट जो आप नहीं समझ रहे हो तो आप लोग हिचकिचाते हो वो काम करने में, राइट। तो यहाँ पर भी ये रैशनल वाली जो प्रॉपर्टीज है इतना वेल डिफाइंड है कि हम अच्छी तरीके से उसको समझ सकते हैं। हम कोई भी नंबर को उसे यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, इसलिए हम इसे अभी रैशनल मान के उसे चेक करेंगे यहाँ पर। ओके, तो लेट अस एज्यूम the contrary that root 2 is a rational number. Root 2 is a rational number. If it is a rational number, therefore मैं लिखूंगा root 2 equals to p by q. क्योंकि अगर ये rational number है then it can be written in the form of p by q, where एक बात और मेंशन करता हूं, P and Q और कोप्राइम होना चाहिए, है ना। अगर ये रैशनल है तो रैशनल में P और Q क्या होना चाहिए? कोप्राइम होना चाहिए। ये रैशनल, क्योंकि मैं तो एज्यूम कर रहा हूं कि रूट 2, मैं एज्यूम ही कर रहा हूं, मैं कंफर्म करके नहीं बोल रहा हूं, मैं एज्यूम कर रहा हूं कि ये एक रैशनल है। अगर रैशनल है तो इसको P by Q फॉर्म में लिखे जाना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ P और Q के बारे में जो मैंने प्रॉपर्टीज दी है उसमें मैंने बोला था P and Q कोप्राइम होना चाहिए। कोप्राइम का मतलब क्या है, पहले आप थोड़ा और देख लो। जैसे मेरे को ये एक फ्रैक्शन दिया है, क्या 2 और 4 कोप्राइम है? नहीं है। रीजन, कोप्राइम उन पेयर ऑफ नंबर्स को बोला जाता है जिनका फैक्टर्स 1 हो, कॉमन फैक्टर्स 1 हो, या फिर सिंपली आप बोल सकते हो HCF, वो हमें 1 मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं 2 और 4 का HCF निकालूं तो मेरे को 2 मिलेगा, 1 तो नहीं मिलेगा। इसकी वजह से मैं 2 और 4 को कोप्राइम नहीं बोलूंगा। इन सच केस हम क्या करते हैं, कोई भी आंसर आपने एक सम सॉल्व किया, आंसर आपको 2/4 मिलेगा, क्या आप इसे यहाँ छोड़ दोगे? क्या करोगे? कैंसलेशन करोगे। हाँ, कैंसलेशन करने से क्या होता है, हमें जो भी चीज मिलता है 1/2, 1 और 2 आपको मिला। अब 1 और 2 का आप HCF निकालो, आपको 1 मिलेगा। कैंसलेशन से वो पेयर ऑफ नंबर्स जो है वो कोप्राइम में अपने आप ही बदल जाता है। इस वजह से हमें जब भी कोई फ्रैक्शनल फॉर्म में आंसर मिलता है हम उसको कैंसिल आउट करते हैं और तब उसे P by Q फॉर्म में जो भी नंबर आता है वो कोप्राइम में बदल जाता है। तो हम जानते हैं कि रैशनल नंबर जो है वो P and Q कोप्राइम में होना चाहिए और हम उसे कैंसिल आउट करके कोप्राइम में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां पर मैंने इसको जबकि P by Q फॉर्म में कन्वर्ट किया है तो मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि P और Q उन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। 1 से ज्यादा अगर हुआ तो ये इस कैटेगरी में फिट नहीं होगा। ओके, तो हम ट्राई करते हैं। मैं सबसे पहले Q को ट्रांसपोज करता हूं इन दिस साइड, तो आपको मिलेगा √2 इंटू Q इक्वल्स P। ओके, तो आपको मिल गया यहां पर √2Q इक्वल्स P। ओके, अच्छा, अब आप ऑन बोथ साइड स्क्वायर करोगे। ऑन बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 2Q स्क्वायर इक्वल्स टू P स्क्वायर। आपको ऑन बोथ साइड स्क्वायर करने से ये मिलेगा। अच्छा, अब मैं यहां पे थोड़ा सा स्टडी कर सकता हूं कि 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई होने पर, देखो ये कुछ है बिकॉज मैं नहीं जानता ये वैल्यू क्या है, ये तो मैंने एक वेरिएबल फॉर्म ली है। तो 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके मेरे को ये मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई करने से 6 मिलता है। ओके, आप इसको छुपा दो, इसकी मेरे को जरूरत नहीं। आप इसको देखो, क्या मैं 2 को 6 का फैक्टर बोल सकता हूं? क्योंकि इसके साथ मल्टीप्लाई करके आ रहा है ना 6। 2 के साथ मल्टीप्लाई करके क्या मल्टीप्लाई कर रहा है वो मैटर नहीं करता। मैटर करता 2 में मल्टीप्लाई किया मैंने कुछ, मेरे को 6 मिला, तो फिर मैं बोलूंगा 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6। उसी तरीके से 2 के साथ मैंने कुछ मल्टीप्लाई किया, मेरे को P स्क्वायर मिला, तो मैं बोल सकूंगा 2 is a factor of P स्क्वायर। बहुत जगह इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको डिफरेंट वे में भी बहुत लोग लिखते हैं, वो है P स्क्वायर is divisible by 2। मीनिंग तो सेम ही, लिखने का तरीका अलग है, कई लोग इसे ऐसे भी लिखते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, ठीक है। सपोज 4 स्क्वायर इज divisible by 2। by 2, 4 स्क्वायर इज divisible by 2। 4 स्क्वायर इससे डिवाइड जा रहा है,
तो मैं अगर 2 को हटा दूं, सिर्फ 4 लिखूं, क्या मैं फिर इसे डिविजिबल बाई 2 नहीं लिख सकता? हाँ, कोई भी नंबर, जैसे 4 स्क्वायर आप छोड़ो, आप इसको 6 स्क्वायर ही ले लो, 6 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। एनीथिंग अंडर स्क्वायर वो डिविजिबल है, तो देन आप स्क्वायर को हटा देने के बाद डिविजिबल नहीं होगा। अब कोई भी ऐसा नंबर ले लो, अंडर स्क्वायर ले लो, बट ध्यान रखना वो डिविजिबल हो। अब आप बोलोगे भाई 3 स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, वो गलत है। कैसे 3 स्क्वायर 9 होता है? 9 तो 2 से डिविजिबल नहीं होता। वैसे नहीं, जैसे आपने ले लिया 6 स्क्वायर ले लिया, आपने 8 स्क्वायर ले लिया, आपने 10 स्क्वायर ले लिया, आपने 12, मतलब एनी इवन नंबर अंडर स्क्वायर लेके आप बोल रहे हो डिविजिबल बाई 2, दैट राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसके बाद मैं इनका स्क्वायर हटा के भी उनको बोलूं ना, देन वो फिर से डिविजिबल, क्योंकि मैं कैसे नंबर ले रहा हूं? इवन नंबर ले रहा हूं। तो इवन नंबर में अंडर स्क्वायर लू या विदाउट स्क्वायर लू, वो ऑलवेज डिविजिबल बाई 2, राइट? तो यहां पर ये p स्क्वायर अंडर स्क्वायर है, एंड नाउ इट इज डिविजिबल बाई 2। तो मैं बिना स्क्वायर के भी तो बोल सकता हूं ये डिविजिबल बाई 2, राइट ना? तो मैं यहां पे बोल सकूंगा 2 is also a factor of p, मैं ये भी बोल सकूंगा, है ना? तो 2 फिर p का भी फैक्टर होगा, विदाउट स्क्वायर जो p है उसका भी फैक्टर होगा। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है? 2p का फैक्टर होने का मतलब क्या है? मतलब है 2 के साथ कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई होने पे p आता है, यही मतलब है ना? क्योंकि हम लोगों ने अभी यहां देखा था कि 2 के साथ कुछ मल्टीप्लाई करके 6 आता है, तो हम क्या बोलते हैं? 2 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करके 6 आता है, तो हम क्या बोलते हैं? 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6। उसी तरह अगर 2 p का फैक्टर है, 2 जो है p का फैक्टर है, इसका मतलब है 2 के साथ कुछ ना कुछ तो मल्टीप्लाई करने पर p जरूर आएगा, ठीक है? और वो क्या है वो मैटर नहीं करता, हम उसे कुछ वेरिएबल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मैं लिख सकूंगा 2c इक्वल्स टू p, वेयर c इज सम इंटीजर। ओके, सम इंटीजर, वो क्या इंटीजर है वो हमारा आउटलुक नहीं, वो जरूरी नहीं है, ठीक है? बट कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करके आ रहा है, वो मैंने c ले लिया, और जो भी मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो मैंने c ले लिया, मतलब 2 के साथ c मल्टीप्लाई करने से p आ रहा है, क्योंकि 2 p का फैक्टर था। ओके, अच्छा, अब मैं इसे नंबर पुट कर, ओके, यहां मैं नंबर पुट कर देता हूं। वेट, मुझे नंबर यहां से शुरू करना है, नंबरिंग में कहां से शुरू करना है वो देख लो, और वाला पार्ट मैं हटा देता हूं यहां से। यहां पे आप नंबर 1 डालो, मुझे इसकी जरूरत है। ओके, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर, इसकी मेरे को आगे जरूरत है। इसे आप यहां पे नंबर 2 डालो, 2 इज अ फैक्टर ऑफ p। ओके, अभी आगे का प्रोसेस देखो, हम ऑन बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करने से मेरे को मिलेगा 4c स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, आप यहां मेंशन कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ओके, अभी आप ये p स्क्वायर को देखो और देन आप इक्वेशन 1 को भी देखो। क्या आपको इधर में p स्क्वायर का वैल्यू मिल रहा है? p स्क्वायर का वैल्यू क्या है? 2q स्क्वायर। तो मैं p स्क्वायर की जगह पर उसे सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, 2q स्क्वायर, हमने इसे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ओके, अच्छा, अभी ऑन बोथ साइड अगर मैं 2 से दोनों को डिवाइड कर दूं तो मेरे को क्या मिलता है? 2c स्क्वायर, और यहां पर मेरे को मिलता है सिर्फ q स्क्वायर। ओके, ऑन बोथ साइड मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अच्छा, अब हम इस सेंटेंस को प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे। यहां पर लिखा है 2 के साथ समथिंग मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है, तो मैं क्या 2 को q स्क्वायर का फैक्टर बोल सकता हूं? तो मैं लिखूंगा यहां पर 2 is a factor of q स्क्वायर, राइट? हाँ, अब कोई भी नंबर अंडर स्क्वायर अगर डिविजिबल बाय 2 है तो विदाउट स्क्वायर भी वो डिविजिबल बाय 2 होगा। तो हम यहां लिखेंगे 2 is also a factor of u। ओके, इसे आप नंबर 3 डाल दो। ओके, 3 डाल दो इसे। अच्छा, अब हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को अगेन स्टडी करेंगे और हम इसे कंपेयर करके देखेंगे। यहां लिखेंगे फ्रॉम 2 and 3, from 2 and 3
वी कैट, मैं इसे यहां लिखता हूं, ओके, इस जगह लिखता हूं, फ्रॉम 2 and 3। देखो 2 में हमने क्या लिखा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ P। अब हमने 3 में क्या लिखा, 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q। तो मैं दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके लिखूंगा, 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P and Q। ओके, हाँ, अच्छा, ओके देन। हमने जब HCF के बारे में स्टडी किया था तब हमने HCF को हम क्या लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ना। हमने HCF सॉरी को प्राइम के वक्त हमने क्या बोला था, HCF क्या आना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आना चाहिए। यहां पर हमें कॉमन फैक्टर हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है कॉमन फैक्टर, मतलब यहां हमें HCF क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। तो 2 आने से क्या आप को प्राइम बोलोगे, नहीं बोलोगे। 1 आता तो मैं को प्राइम बोलता। तो अभी क्या कर रहे हैं, P and Q तो को प्राइम नहीं है ना, हाँ, बट दिस contradict the fact that P and Q are co-prime। P and Q are co-prime, ये इस बात को गलत साबित करता है, हाँ? ये बात जो हमें मिला है, ये बात इस बात को गलत साबित करता है कि P and Q जो है वो co-prime है ना। तो इसका मतलब हमने जो एज्यूम किया था वो गलत एज्यूम हो गया, हाँ? इस बात को मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके समझाता हूं। मान लो आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन मिला, ठीक है, आपने इस क्वेश्चन को गलत रीड कर लिया। गलत रीड करके आपने कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, मान लो 14 है, आपने उसको गलती से 41 रीड कर लिया और आपने सम सॉल्व कर दिया। लेकिन सम सॉल्व करते वक्त आपने प्रॉपर मेथड, प्रॉपर थ्योरम्स, प्रॉपर कैलकुलेशंस के साथ आपने किया, कोई गलती नहीं है बीच में, है ना। आपने सॉल्व किया, आंसर आपका आ गया। क्या सही आंसर मिलेगा आपको, आपका सम राइट होगा, नहीं होगा, क्योंकि आपने शुरुआत में क्वेश्चन ही गलत कर दिया था। उसी तरीके से अगर मैं ऑप्शन गलत लूं, मेरे पास 2 ऑप्शन थे नंबर्स के लिए, एक रैशनल और एक इरेशनल, तो मैंने गलत ऑप्शन सेलेक्ट किया रैशनल, और मैंने गलत, देखो बीच में हमने कोई गलती नहीं किया, बीच में जैसे जैसे आने चाहिए हमें फैक्टर कब मिलता है, हमने उसी लैंग्वेज में फैक्टर को बोला, है ना। तो हमने बीच में कोई गलती नहीं किया और हमें अल्टीमेटली जाके एक गलत पोजीशन पर पहुंच गए कि 2 जो है वो P और Q का फैक्टर है। लेकिन हमने जब एज्यूम किया था तब हमने क्या लिखा था, P and Q को प्राइम बोला। अगर P and Q को प्राइम है तो उनका तो कॉमन फैक्टर 1 निकलना चाहिए था, लेकिन यहां तो गलती हो गई, 2 निकल रहा, सही आंसर हमें मिल नहीं रहा। इसका मतलब सही आंसर नहीं मिलने का मेन रीजन क्या है, सवाल ही गलत था। हमने जो शुरुआत में एज्यूम किया था उसको जो हम रैशनल मान के चल रहे थे वही हमारा गलती हो गया, मतलब √2 को हम रैशनल मान ही नहीं सकते, इसका मतलब हमें उसे इरैशनल मानना पड़ेगा। तो हम यहां पर लिखेंगे यहां लिखता हूं, और assumption is wrong, therefore √2 is an irrational number। ओके, क्लियर, हाँ, ये हमारा कंक्लूजन है। हम जो एज्यूम किए थे ऊपर में √2 के बारे में, वो एजम्पशन ही हमारा गलत था। तो सही क्या है, फिर उसको करेक्शन हम कैसे करेंगे, √2 एक इरैशनल नंबर है। ओके, क्लियर ये चीज। अच्छा, सेम प्रोसेस है √2 √5 के लिए। जैसे अभी √2 जब हम लोग कर रहे थे तो हमें फैक्टर मिल रहा था 2 इज अ फैक्टर ऑफ P², 2 इज अ फैक्टर ऑफ Q², हम ऐसे लिख रहे थे। लेकिन जब हम 3 करेंगे तो हमें मिलेगा 3 इज अ फैक्टर ऑफ P², 3 इज अ फैक्टर ऑफ Q²। बस यही चेंजेस आपको करने हैं और फिर आप सही तरीके से √3 को भी आप इरेशनल प्रूफ कर पाओगे। सिमिलर वे √5 के लिए, सिमिलर वे √7 के लिए, मतलब आप कोई भी प्राइम नंबर √2 √3, मतलब प्राइम नंबर जैसे 2 3 5 7 11 13 जिनको फैक्टराइज नहीं किया जा सकता है,
वैसे नंबर्स का जब आप करोगे इसी प्रोसेस से करते जाओगे। क्लियर?